Hello friends, and another audio clip of a very lengthy chapter that is Foreign Exchange Management Act 1999. तो देखते हैं ये रिवीजन ऑडियो क्लिप कितने टाइम पे जल्दी फटाफट रिवाइज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है. सो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट दैट इज फेमा, इसको हमने 7 पार्ट में डिवाइड किया है. आप अपने ICAI मैट ओपन करके भी देख सकते हैं जिसमें इसमें 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है. सेक्शन 1 to 2 पार्ट 1 जिसमें प्रीलिमिनरी एंड डेफिनेशंस है. सेक्शन 3 to 9 रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है. सेक्शन 10 to 12 इज अबाउट ऑथराइज्ड पर्सन. सेक्शन 13 to 15 कंट्रावेंशन एंड पेनल्टीज. सेक्शन 16 to 35 adjudication and appeal. Section 36 to 38 directorate enforcement and section 39 to 49 is miscellaneous. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पार्ट फर्स्ट, preliminary definitions. Section 1, FEMA extend to whole of India, all offices, branches, agencies outside India जो owned and controlled by PRI है. PRI का full form person residents of India होता है. FEMA does not apply to citizens of India who are outside India. ओके. सेक्शन 2 में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम डिस्कशन करते हैं. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मीन्स अ ट्रांजैक्शन which alter asset or liability including contingent liability outside India of PRI or asset liability in India of PROI. It also includes transactions referred in section 6 subsection 3. सेक्शन 6 और सबसेक्शन 3 के कुछ ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स उतने रिलेवेंट नहीं है फॉर एग्जामिनेशन पर्पस. सेकेंड इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन इज करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन. सिंपली हम इसे डिफाइन कर सकते हैं जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस नहीं है वो करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, विच इंक्लूड पेमेंट ड्यू इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रेड, पेमेंट ड्यू on interest on loan, remittances for living expenses for parents, spouse, or expenses in connecting with foreign travel, education, material for parents, spouse, child, etc. फिर आता है पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया जिसे हम PRI बोलते जा रहे हैं. दैट मीन्स कि पर्सन मोर देन 182 डेज जो है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इंडिया में रहता है, बट डज नॉट इंक्लूड वो पर्सन जो एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, वेकेशन या अनसर्टेन पीरियड के लिए फॉरेन चला जाता है या आउट ऑफ इंडिया चला जाता है. और यही सेम कंडीशन वाइसा वर्सा के लिए होगा. अगर कोई पर्सन 3 रीज़न के लिए इंडिया में आता है तो वो PRI कहलाता है. अगर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है तो वो PRI कहलाएगा. ऑफिस, ब्रांचेस, एजेंसी इंडिया में है और कंट्रोल आउटसाइड इंडिया से हो रहा है तो वो भी PRI होगा. ऑफिस, ब्रांचेस, एजेंसीज आउटसाइड इंडिया है लेकिन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है तो वो भी PRI कहलाएगा. PROI का सिंपल डेफिनेशन है द पर्सन हु इज रेसिडेंस ऑफ आउटसाइड इंडिया, मतलब सिंपली जो पर्सन रेसिडेंस ऑफ इंडिया नहीं है वो PROI हो गया. पार्ट 2 पे चलते हैं. पार्ट 2 इज अबाउट रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट. यहाँ पे हम सेक्शन 3 टू सबसेक्शन 9 हम सेक्शन 3 टू सेक्शन 9 हम डिस्कशन करेंगे. सेक्शन 3 इज अबाउट डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज. सेक्शन 4 इज अबाउट होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. सेक्शन 5 इज अबाउट करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन. सेक्शन 6 इज अबाउट कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. सेक्शन 7 इज अबाउट एक्सपोर्ट गाइडलाइंस. Section 8 is about realization and repatriation of forex and Section 9 is about exemption from realization in certain cases. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 3 से. सेक्शन 3 ये बोलता है कि कभी भी हम अगर फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं तो वो एज पर एक्ट, रूल, रेगुलेशन ऑफ होना चाहिए और अगर इसके रिगार्डिंग कोई एक्ट, रूल, रेगुलेशन नहीं है तो जो RBI का गाइडलाइंस है हमें उसे फॉलो करना चाहिए. द सेम वे हम सेक्शन 4 में भी यही कहता है कि कोई भी फॉरेन एक्सचेंज होल्ड नहीं कर सकता फॉरेन सिक्योरिटी प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया फॉरेन एक्सचेंज जो कि एज पर एक्ट, रूल, रेगुलेशन नहीं है.
सेक्शन 5 इज़ अबाउट करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। ये यहाँ से बहुत ही डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट स्टार्ट होता है। सो करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन का डेफिनेशन हमने पहले ही देख लिया है। करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन को 3 शेड्यूल में डिवाइड किया जाता है। शेड्यूल फर्स्ट जिसमें कौन कौन से ट्रांजेक्शन प्रोहिबिटेड है वो बताता है। शेड्यूल 2 सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल जिसमें चाहिए वो बताता है। और शेड्यूल 3 वैसे ट्रांजेक्शन जिसमें RBI का अप्रूवल चाहिए। फ्रेंड्स, इस बार मई 20 में अमेंडमेंट्स था, इसमें इम्पोर्ट गाइडलाइंस ऐड किया गया था सेक्शन 5 से, तो इसमें इम्पोर्ट गाइडलाइंस कवर्ड नहीं है। सो प्लीज़ आप मई 20 का अमेंडमेंट्स कवर कीजिएगा, तो वहाँ पे इम्पोर्ट गाइडलाइंस ECB एंड ODI आपका कवर्ड हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है। सो प्लीज़ अमेंडमेंट्स आप बहुत सारे फैकल्टीज़ टीचर्स ने अमेंडमेंट्स लेक्चर डाल दिया है, आप वो लेक्चर प्लीज़ रेफ़र कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शेड्यूल 1 से। शेड्यूल 1 में वैसे ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि प्रोहिबिटेड हैं। फर्स्ट, नेपाल और भूटान ना तो जा सकते हो और ना वहाँ के आदमी के साथ ट्रांजेक्शन कर सकते हो। रेमिटांसेस है इनकम फ्रॉम विनिंग और रेसिंग और फ्रॉम अदर हॉबी। Remittances for purchase of lottery ticket, band, prescribed magazines, etc. Remittances for dividend. Remittances in interest income और fund in NR स्पेशल रुपीज स्कीम के अंदर है। तो ये सारा रेमिटेंसेस जो है वो प्रोहिबिटेड है। पेमेंट रिगार्डिंग कॉल बैक सिक्योरिटी टू फोन है। पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट मेड toward equity investment in JV and subsidiary और पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट अंडर रुपी स्टेट क्रेडिट। यहाँ पे रुपी स्टेट क्रेडिट के केस में एक एक्सेप्शन है कि यहाँ पर 10% ऑफ इनवॉइस वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ टी एंड टोबैको यहाँ पे परमिट है। यहाँ ये परमिशन है इसका कि हम ऐसा कर सकते हैं, ये प्रोहिबिटेड नहीं है। शेड्यूल 2 आता है सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल का। कौन कौन सा ट्रांजेक्शन है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की ज़रूरत होती है। स्टडी मैट में सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ साथ कौन सी मिनिस्ट्री वहाँ पे ज़रूरी है वो भी दिया हुआ है, मैंने उसे यहाँ कवर नहीं किया है। तो पहले हम ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। कल्चरल टूर, एडवर्टीजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया बाई सीट्स SG and PSU allowed up to $10,000. Remittances of freight of vessels but chartered by PSU. Payment of import through ocean transport by PSU or government on CIF basis. Multimodal transport operators. एजेंट को अगर रेमिटेंसेस दे रहे हैं तो ट्रांसपॉन्डर्स हायर किए हैं, उसका जो हायर चार्जेस होता है बाय TV चैनल और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो हमें CJ की अप्रूवल चाहिए। Remittances of container detention charges prescribed by Director General of Shipping. Remittances of membership of PNI Club. Remittances prize money sponsorship sports activities abroad by international national state sports body allowed है और is allowed up to $1 lakh। अब आता है शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में RBI का अप्रूवल होता है। यहाँ पे हम इस शेड्यूल 3 को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ फॉर इंडिविजुअल एंड द सेकंड वन इज़ फॉर अदर देन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में ये ट्रांजेक्शन्स जो है अप टू $250,000 तक जो है वो परमिशेबल है, मतलब उस पे RBI का अप्रूवल नहीं चाहिए। उसके बाद अगर है तो RBI का अप्रूवल चाहिए, एक्सेप्ट नेपाल भूटान। तो यहाँ पे अगर प्राइवेट विजिट टू एनी कंट्री है या फिर प्राइवेट विजिट फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए है, गिफ्ट डोनेशन है, इमाइग्रेशन है, मेंटेनेंस ऑफ रिलेटिव स्टडीज़, मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रैवल फॉर बिजनेस है, ट्रेनिंग, मेडिकल एक्सपेंसेस एक्सेट्रा है। यहाँ पर इमाइग्रेशन, स्टडीज़ और मेडिकल ट्रीटमेंट के केस में जो लिमिट $250,000 की है वो एक्सीड कर सकती है ऑन अप्रूवल बेसिस। फिर अदर देन इंडिविजुअल के केस में हम यहाँ पे फिर से इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर डोनेशन इज़ ग्रेटर देन 1% ऑफ फॉरेक्स अर्निंग ड्यूरिंग लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर और $5 lakh whichever is lower है, और कमीशन टू एजेंट प्लस सेल ऑफ immovable property is greater than $25,000 और 5% of inward remittances whichever is higher,
और अगर कंसल्टेंसी सर्विसेज है तो कंसल्टेंसी सर्विसेज को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, द सेकंड वन इज अदर प्रोजेक्ट. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अगर ग्रेटर देन $1 करोड़ है और अगर अदर प्रोजेक्ट है वो ग्रेटर देन $10 लाख है. और रिइंबर्समेंट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अगर एक्सीड करता है 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया और $1 लाख व्हिचएवर इज हायर. तो इन सारे लिमिट्स को ध्यान देखते हुए इस सारे केसेस में आरबीआई के अप्रूवल की ज़रूरत होती है. आरएफसी एंड ईईएफसी अकाउंट जनरली एग्जम्प्ट माना जाता है बिकॉज इट ऑलरेडी गवर्न्ड अंडर आरबीआई. इम्पोर्ट गाइडलाइंस जैसा कि मैंने पहले बताया था अमेंडमेंट्स है मई 2020 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप प्लीज़ इसे देख कर जाइएगा. चलिए अब आते हैं सेक्शन 6 पे. सेक्शन 6 इज अबाउट कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन. एनी पर्सन में सेल और ड्रॉन फॉरेन एक्सचेंज टू और फ्रॉम एन ऑथराइज्ड डीलर फॉर अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन. कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं है. अगर कोई भी पेमेंट ऑफ एमोर्टाइजेशन ऑफ लोन है या डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है तो इस केस में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है. पीआरआई अगर होल्ड करता है, ओन करता है, ट्रांसफ़र करता है फॉरेन सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया इफ एक्वायर्ड व्हेन रेजिडेंट अब्रॉड, या मतलब कि वो अगर पहले आउटसाइड इंडिया रहता था और उस टाइम पे उसने अगर एक्वायर किया है या इनहेरिटेड फ्रॉम पीआरआई है. ठीक है, तो इस केस में ये आ जाता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में. और पीआरओआई के केस में इसका जस्ट अपोजिट है. फिर शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, यहाँ पे भी दो शेड्यूल आते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में, जिसमें शेड्यूल 1 में है पीआरआई के लिए ट्रांजेक्शन होता है और शेड्यूल 2 में पीआरओआई के लिए ट्रांजेक्शन होता है. जनरली इनके ट्रांजेक्शन्स को आप बस एक बार गो थ्रू हो जाइएगा. मैंने यहाँ कुछ ट्रांजेक्शन मेंशंस किया है, लाइक अगर पीआरआई है तो इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सिक्योरिटी, फॉरेन करेंसी लोन, ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, गारंटी फॉर पीआरओआई, डीलिंग इन डेरिवेटिव ये पार्ट शेड्यूल 1 में अमेंडमेंट है नवंबर 2019 का. और फॉरेन करेंसी अकाउंट एक्सेट्रा. शेड्यूल 2 में पीआरओआई के रिस्पेक्ट में इन्वेस्टमेंट इन इंडियन सिक्योरिटी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेंसी फ्रॉम इंडिया, एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया, गारंटी फॉर पीआरआई, फॉरेन करेंसी अकाउंट एक्सेट्रा. पीआरआई के केस में कहा जाता है कि ही में ड्रॉ फ्रॉम ऑथराइज्ड पर्सन फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन इन शेड्यूल 1 अप टू $250,000 डिसाइडेड बाय आरबीआई टाइम टू टाइम. और पीआरओआई के केस में बोलते हैं इट कैन नॉट मेक इन्वेस्टमेंट इन चिट फंड, निधि कंपनी, एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, ट्रेडिंग इन टीडीआर. चिट फंड के केस में एक्सेप्शन है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर ऑथराइज कर दे या फिर एनआरआई बैंकिंग चैनल के थ्रू, और अगर नॉन पैट्रिएशन बेसिस पे इन्वेस्टमेंट है तो इन केसेस में चिट फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है पीआरओआई. सेक्शन 7 इज अबाउट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो सेक्शन 7 को मैंने काफ़ी शॉर्ट में कवर किया है. अगर डिक्लेरेशन जब भी एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें डिक्लेरेशन देना रहता है आरबीआई को. अगर गुड्स एंड सर्विस का एक्सपोर्ट है तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म नंबर ईडीएफ में रहता है. अगर सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट है तो ये डिक्लेरेशन सॉफ्टेक्स नाम है फॉर्म का, उसमें रहता है. ईडीएफ फॉर्म डुप्लीकेट में बनता है और सॉफ्टेक्स फॉर्म ट्रिप्लीकेट में बनता है. कौन क्या पर्टिकुलर होते हैं, तो कौन सा पर्टिकुलर हमें डिक्लेयर करना पड़ता है. इट्स एक्सपोर्टेड डिटेल्स, नेचर ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ गुड्स, डेस्टिनेशन ऑफ एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर की डिटेल्स. वैल्यूएशन ऑफ गुड्स के अंदर में यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू देना रहता है. अगर एक्चुअल वैल्यू नहीं दिया तो सिमिलर गुड्स का वैल्यू देंगे. सिमिलर गुड्स भी नहीं दिया हुआ है तो सर्टेन वैल्यूज बाय वैल्यू देते हैं. ब्रॉडर कैटेगरी जिस पर एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन नहीं लगता है, ये एक शॉर्ट समराइज पॉइंट है जिसे माइंड में फिट कर लीजिए ताकि अगर कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो हम इसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं.
जैसे अगर कोई फ्री ऑफ सैंपल में हमने गुड्स दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर डिफेंस से रिलेटेड कुछ एक्सपोर्ट करती है, इक्विपमेंट है जो वेसल एयरक्राफ्ट से फॉर रिपेयर, ओवरऑलिंग और टेस्टिंग पर्पस के लिए जाता है, डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न होता है, एक्सेस गुड्स रिटर्न होता है, लीज लोन बेसिस पे गुड्स हम एक्सपोर्ट करते हैं, टेस्टिंग पर्पस के लिए गुड्स लाते हैं फिर उसको री एक्सपोर्ट करते हैं, स्पेसिफिक परमिशन जहाँ पे चाहिए होता है और अगर हमने वहाँ से स्पेसिफिक परमिशन ले लिया होता है, और पर्सनल बिलोंगिंग, तो इन सब केसेस में हमें एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन देने की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एक्सपोर्ट का रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट वैल्यू। अगर रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट वैल्यू फ्रॉम इंडिया नॉर्मली होता है तो ये हमें रियलाइजेशन 9 मंथ प्लस एक्स्ट्रा 9 मंथ के अंदर में कर लेना चाहिए होता है। और अगर फ्रॉम इंडिया गुड्स एक्सपोर्टेड है और ये वेयर हाउस में है और एज ऑर्डर बाय ऑर्डर फिर से गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है तो यहाँ पे 15 मंथ प्लस 15 मंथ के अंदर में रियलाइजेशन हो जाना चाहिए। और अगर ये फ्रॉम SEZ, EOU, ESTP, STP के अंदर में है तो यहाँ पे 9 मंथ प्लस 9 मंथ के अंदर में रियलाइजेशन करा लेना चाहिए। सबमिशन ऑफ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स हमें नॉर्मली 20 डेज ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सबमिट कर देना चाहिए। पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट एज पर RBI स्पेसिफाइड होना चाहिए और अगर डिलेड इन पेमेंट है तो जो भी RBI का डायरेक्शन है वो फॉलो करना चाहिए। जनरली अगर बैंक ने LC और गारंटी है या फिर एक्सपोर्ट अंडर रुपी क्रेडिट है तो इस केस में हमें प्रायर अप्रूवल चाहिए होता है। एडवांस पेमेंट है तो एडवांस पेमेंट के केस में 1 ईयर के अंदर गुड्स एक्सपोर्ट कर लेना चाहिए, नहीं तो इंटरेस्ट लाइबोर प्लस 100 बेसिस पॉइंट पे लगता है। प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट के केस में भी एक छोटा सा पॉइंट था, या एक्सपोर्ट मेड ऑन डिफर्ड पेमेंट टर्म और इन एग्जीक्यूशन ऑफ टर्नकी प्रोजेक्ट और सिविल कंस्ट्रक्शन, तो इस केस में RBI के डायरेक्शन के थ्रू काम होता है और प्रायर अप्रूवल ऑफ अथॉरिटी चाहिए होती है। यहाँ पे सेक्शन 7 कंप्लीट होता है। ECB एंड ODI अगेन आप अमेंडमेंट लेक्चर देख लेना बिकॉज ये पूरा का पूरा RTP में डिटेल्स में इंस्टीट्यूट ने डाला था May 20 में। तो चलिए फिर चलते हैं सेक्शन 8। सेक्शन 8 है रियलाइजेशन एंड रिपैट्रिएशन ऑफ फॉरेक्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एनी अमाउंट ड्यू और अक्रूड तो PRI। तो यहाँ पे जो भी स्टेप प्रिस्क्राइब्ड बाय RBI है उसे ही लेंगे, बस इतना ही ICI मैथ में सेक्शन 8 के बारे में दिया हुआ है। सेक्शन 9 होता है, बताता है एग्जेम्पशन फॉर रियलाइजेशन इन सर्टेन केसेस, पोजीशन ऑफ फॉरेन करेंसी और कॉइन्स लिमिट एज पर RBI, फॉरेन करेंसी अकाउंट अप टू लिमिट स्पेसिफाइड बाय RBI और फॉरेक्स एक्वायर्ड बिफोर 8 जुलाई 1947 इनकम अराइज देयर ऑन आउटसाइड इंडिया। तो इन केसेस में रियलाइजेशन एग्जेम्पशन है। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 जो कि सेक्शन 10 टू सेक्शन 12 कवर करता है। और स्टार्ट करते हैं सेक्शन 10 दैट इज ऑथराइज्ड पर्सन। हम RBI को एप्लीकेशन देते हैं ताकि वो किसी पर्सन को ऑथराइज करे एज ऑथराइज्ड पर्सन फॉर डीलिंग इन फॉरेक्स और फॉरेन सिक्योरिटी एंड फॉर मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट एंड अदर मैनर एज प्रिस्क्राइब। इस ऑथराइजेशन को रिवोक भी किया जा सकता है अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट में हो या ऑथराइज्ड पर्सन फेल टू कंप्लाई कंडीशन ऑफ ऑथराइजेशन। सेक्शन 11 कहता है पावर ऑफ RBI इशू डायरेक्शन टू AP। AP यहाँ शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया जा रहा है ऑथराइज्ड पर्सन के लिए। तो यहाँ पे क्या डायरेक्शन दे सकती है RBI? मेकिंग पेमेंट इन फॉरेक्स, फर्निश इंफॉर्मेशन, और अगर AP ने कंट्रावीन किया है एनी डायरेक्शन गाइड और गाइडेंस गिवन बाय AP तो यहाँ पर पेनल्टी लगेगा ₹10,000 का, विच में बी एक्सटेंडेड अप टू ₹2,000 पर डे। सेक्शन 12 बताता है पावर ऑफ RBI टू इंस्पेक्ट AP। RBI may conduct inspection by any office of Reserve Bank for verify correctness, obtaining information which has failed to furnished by AP, securing compliance with provision of act, regulation, direction, order made thereunder. Duty of AP क्या होता है? To produce any officer making inspection, books, documents with such time and in such manner as the said officer may direct. सेक्शन 13, 14, 15 अब यहाँ पे दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है जो कि बताता है कंट्रावेंशन एंड पेनल्टीज के बारे में। सेक्शन 13 अगर अमाउंट क्वांटिफाइबल है तो 3 into सम इन्वॉल्व, और अगर नॉट क्वांटिफाइबल है तो अप टू 2 लाख तक की पेनल्टी लगेगी।
और अगर ये कंटिन्यू बेसिस पे है तो फर्दर पेनल्टी अप टू ₹5,000 पर डे आफ्टर फर्स्ट डे होता है। सेक्शन 14 इज अबाउट इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। सिविल इम्प्रिजनमेंट है अगर 19 डेज के अंदर अंडर सेक्शन 13 में दिया हुआ पेनाल्टी पेड नहीं कर रहे हैं तो नो ऑर्डर ऑफ अरेस्ट डिटेंशन अनलेस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड। पीरियड ऑफ डिटेंशन अगर डिमांड अप टू 1 करोड़ है तो ये 6 मंथ का होगा और डिमांड 1 करोड़ से ज़्यादा का है तो अप टू 3 years तक का हो जाएगा। सेक्शन 15 इज अबाउट कंपाउंडिंग ऑफ कंट्रावेंशन। अंडर सेक्शन 13 within 180 days of receipt of application by ED और RBI। यहाँ पे कंपाउंडिंग ऑफ कंट्रावेंशन 180 दिन के अंदर हम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है एडजुडिकेशन एंड अपील, सेक्शन 16 टू सेक्शन 35। ये मैंने जो टेबल ICAI मैट का दिया हुआ है उसे यूज़ किया है। सेक्शन 16 इज अबाउट कंप्लेंट डील बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी within 1 year of receipt of complaint। Section 16 is about appeal to special director within 45 days of receipt of order plus extension of 45 days। Section 19 is appeal to appellate tribunal within 45 days of receipt और 19 subsection 5 बताता है कि 180 days में सारे मैटर को डिस्पोज कर देना है। Section 35 बताता है appeal to high court within 60 days of communication of order or decision। पार्ट 6 है अबाउट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसमें 3 सेक्शन आता है, सेक्शन 36, सेक्शन 37, सेक्शन 38। सेक्शन 36 इज अबाउट कि ये जो डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट है ये CJ एस्टैब्लिश करता है। सेक्शन 37 बताता है पावर ऑफ सर्च एंड सीजर टू डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ एन असिस्टेंट डायरेक्टर। सेक्शन 38 बताता है एम्पावरिंग अदर ऑफिसर्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कोई अदर ऑफिसर्स को भी एम्पावर कर सकती है अबाउट दीज फंक्शंस। मिसलेनियस पार्ट भी काफ़ी शॉर्ट में, सेक्शन 39 प्रेजेंशन एज टू डॉक्यूमेंट्स इन सर्टेन केसेस। अगर आपके प्रीमाइसेस पे सर्च एंड सीजर होता है और वहाँ कुछ भी मिलता है तो ये माना जाएगा कि वह आपका है बाय डिफ़ॉल्ट प्रिजम्पशन अनटिल अनलेस आप इसे प्रूव ना कर दें। सेक्शन 40 बताता है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ दिस एक्ट। अगर ED को पब्लिक इंटरेस्ट में कभी ऐसा लगा कि किसी प्रोविजन को रोक देना चाहिए तो वह ऐसा कर सकता है। उसके लिए वो एक नोटिफिकेशन इशू करेगा और दिस मैटर विल बी लेट डाउन बिफोर द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। सेक्शन 48(1) बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट RBI को डायरेक्शन देता है रिगार्डिंग दिस एक्ट। सेक्शन 42 बताता है अगर कंट्रीवेंशन बाय कंपनी है तो यहाँ पर पर्सन इन चार्ज एज वेल एज कंपनी दोनों का दोनों लाइबल होगा। सेक्शन 43 बताता है डेथ और इंसॉल्वेंसी। डेथ और इंसॉल्वेंसी के केस में केस बंद नहीं होता। डेथ के केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल बी लाइबल एंड इंसॉल्वेंसी के केस में ऑफिशियल असाइनर यहाँ पे लाइबल होता है। और सेक्शन 44 में बार लीगल प्रोसीडिंग, अगर पब्लिक सर्वेंट ने गुड फेथ में कुछ भी किया है तो उसके अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग नहीं कर सकता है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे फेमा एक्ट 1999 खत्म होता है।